हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है शिक्षा में मीडिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रही है। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही क्लासेस 7 है। इससे पहले हमने 6 क्लासेस अपलोड कर चुके, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा सभी क्लासेस के। तो देखिए जो गाइस, इसमें 17 क्वेश्चन की बात की गई थी इस वीडियो में, जिसमें से हमने आपको अभी तक 9 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 प्लस क्वेश्चन नंबर 11 कराने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, 1 से 2 बार सभी वीडियो को देखिएगा, जिससे अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन विद आंसर होंगे। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किएगा। पूरा सिलेबस की बात की जाए, 10 चैप्टर आ रहा है, 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग 17 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते। एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हम लिए गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसी में से आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आपको पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते, तो इसमें से 17 में से आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, आंसर भी आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग आंसर भी नहीं है और इजी लैंग्वेज में भी है, कि जिससे आपको पढ़ के समझ में आ जाए। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जा रहा है ना, कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अगर आपने समझ लिया तो आप पेपर में चाहे तो उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बना के भी लिखेंगे ना, तो आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही आपको लिखना है। आपको कुछ, अगर देख लीजिए, अगर आपको ये हेडिंग याद है तो इसको डाल के आप ये अंदर से अपने आप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो अगर आपने हेडिंग याद कर लिया तो इसमें भी आपके काफ़ी अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो चलिए हम इसमें इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। और पीडीएफ को अगर आपको पढ़ना है तो कम से कम 1 से 2 बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा। इससे ज़्यादा पेज की नहीं है, 44 पेज की पीडीएफ है, जो कि आप इसको 2 से 3 घंटे में अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बेशक आपको सभी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर याद होंगे, वो पेपर में आ गए तो आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने वाले पर आलोचनात्मक मनन कीजिए। तो इसमें आपको यही बताना है कि जो व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल के बारे में, कि जो बच्चों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको पढ़ाए जाने में कैसे देखा जा सकता है। और इसी में एक ऑप्शन में क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया, मतलब कि एक शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसमें मीडिया की क्या भूमिका होती है, उसको कैसे योगदान, कैसे सपोर्ट करता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यही एक मीडिया, मतलब सोशल मीडिया में ये सारे ही आ जाते हैं ना, आपका व्हाट्सएप, जूम ऐप, ये सारे सोशल मीडिया के तो प्लेटफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो वाला क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले आंसर के लिए आपको परिचय देखना होगा। देखिए परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, मीडिया संचार के विभिन्न माध्यमों को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग बड़े दर्शकों के लिए सूचना, समाचार, मनोरंजन और अन्य सामग्री का प्रसार करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो मीडिया है संचार का माध्यम है, इसके हम देखा जाता है कि लोगों के लिए सूचना प्राप्त करना, समाचार द्वारा, मनोरंजन द्वारा, ये सारी जानकारी के लिए मीडिया का हम प्रयोग करते हैं। इसमें मीडिया के पारंपरिक रूप जैसे प्रिंट, समाचार पत्र, पत्रिका, किताबें, मतलब इसके पारंपरिक रूप में अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, समाचार होते हैं, पत्र होते हैं, किताबें होती है, सारी होती है। प्रसारण, टेलीविज़न, रेडियो और सिनेमा के साथ ही नए डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं। मतलब कि जो आपको नए मीडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे कि प्रिंट मीडिया भी हो सकते हैं, जो आप कह सकते हैं टेलीविज़न भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। इन सभी के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं, डिजिटल मीडिया को। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में उपयोग हो सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमा है। मतलब देखो, ये जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ खास परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी भी कुछ सीमा है। जैसे कि आपको पता ही कि लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी ना, आप सबकी भी क्लासेस ऑनलाइन आपने दी होगी, जूम ऐप पर, व्हाट्सएप पर, आपने व्हाट्सएप पर तो नहीं दिया होगा, जूम ऐप पर तो आपने क्लासेस ली होगी ऑनलाइन टाइम में। तो यही बताया जा रहा है कि कैसे छोटे बच्चों को इनके द्वारा क्लासेस दी जा सकती हैं। व्हाट्सएप पर भी आप देखते हैं कि आपके सिलेबस सेंड किए जाते हैं, नोट्स सेंड किए जाते हैं, जिसके जरिए आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये सारी इसकी जो विशेषता के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। इसके आगे देखिए,
प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम का उपयोग, मतलब कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। पहला है व्हाट्सएप। यह शिक्षकों को छात्रों या माता पिता के बीच संचार के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि जो टीचर है प्लस उनके माता पिता, उनके बच्चे हैं जिसको स्टूडेंट को पढ़ाना, उनके द्वारा एक संचार के अकॉर्डिंग एक मंच के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप का, जैसे वीडियो कॉल के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षक इसका उपयोग गृह कार्य, असाइनमेंट भेजने और शैक्षिक संसाधनों और वीडियो को साझा करने और छात्र के काम पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कर सकता है। मतलब कि कोई भी वीडियो है उसको भेजने के लिए कर सकता है, कोई भी असाइनमेंट है उसको आप भेज सकते हैं, उसके द्वारा आपको कहा जा सकता है कि असाइनमेंट बनाइए, आप बनाकर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको उस प्रतिक्रिया दे सकता है कि जो आपका असाइनमेंट सही है या गलत है, तो वह उस टाइप से। ठीक है। अब देखिए जूम, यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को लाइव ऑनलाइन कक्षा संचालित करने और अपने छात्रों के साथ वास्तविक समय से जुड़ने की अनुमति देता है। मतलब इसमें आपको वीडियो के माध्यम से, जैसे लाइव क्लासेस होती है आप देखते ही हो, तो लाइव जुड़ सकते हैं आप, फेस टू फेस वहाँ पर हो सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। ठीक है। यह दूरस्थ शिक्षा के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब छात्र शारीरिक रूप से स्कूल नहीं जा सकते। मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो शारीरिक रूप से स्कूल जाने में असमक्ष है, उसके हाथ पैर कुछ खराब हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अच्छे से क्लासेस ले सकता है, अपने टीचर से जुड़ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए अभी आपने दिल्ली में एडमिशन लिया, अगर आप बाई चांस बिहार चले गए तो आपको आने में कुछ टाइम लग रहा है, तो आप वहाँ भी चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। इसका आगे देखते हैं। हालांकि छोटे बच्चों का अभ्यासी पाठों के दौरान ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कुछ छात्रों को तकनीकी कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है जो सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। तो देखो जो छोटे बच्चे होते हैं इस टाइप से वो नहीं पढ़ पाएंगे। आपको पता ही है कि ऑनलाइन माध्यम से छोटे बच्चों को इतनी आसानी से हम नहीं पढ़ा सकते, उनके सामने काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और प्लस कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ जैसे कि इंटरनेट की प्रॉब्लम आ सकती है, पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है, नेट सुविधाएँ नहीं होगी, किसी के पास फ़ोन नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। ठीक है। तो ये सारे सीखने में इनको बाधित कर सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में आपको पता चला। अब देखिए इसकी आलोचना क्या है कि मतलब इसको अब कैसे नकारा जा सकता है कि मतलब इतना अच्छा नहीं है। तो सीमित अंतरक्रियाशीलता, मतलब ये एक मात्रा में देखा जाए ना सीमित है। जूम और व्हाट्सएप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, वे अंतरक्रियाशीलता के मामले में भी सीमित हो सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से उनका ध्यान बनाए रखना और उन्हें व्यक्त रखना मुश्किल हो सकता है। शिक्षकों के लिए समान स्तर की सहायता और व्यक्तिगत ध्यान देने की चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसे कि वो एक पारंपरिक कक्षा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि आपको वीडियो कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा, जूम ऐप के द्वारा आप संचार करने में सुविधाएं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कंप्यूटर पर स्क्रीन पर आप उनको एकदम से कहेंगे आप देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, तो उनसे बस की नहीं है ये सब। वो सीधा से उधर भटकने लगेगा उनका ध्यान, वो हर चीज़ में, जैसे एक टीचर सामने स्कूल में बैठ के वो किसी स्टूडेंट को डांट सकता है, उसके बारे में बता सकता है कि यहाँ पर देखना है तो यहीं देखना है, अपना इधर उधर मुंडी नहीं डोलाना है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकता, जिसके कारण उनकी जो कक्षा है, क्लासेस लेने में काफ़ी सारी समस्या आ सकती है। इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट है पहुँच की कमी। देखिए सभी परिवारों की तकनीकी या विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच नहीं है, जो उन बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जो ऑनलाइन सीखने में भाग लेने में असमर्थ है। ये शिक्षा के अंतर को चौड़ा कर सकता है और शिक्षा में मौजूद असमानता को बढ़ा सकता है। अब देखिए सभी लोगों के पास, सभी घर के पास जो तकनीकी मतलब इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। कुछ गरीब फैमिली के लोग होते हैं जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा और रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होंगे, तो वो ऑनलाइन कहाँ से सीखेंगे, उनके बीच में नुकसान होगा ना उनकी पढ़ाई का, तो इसमें वो भाग नहीं ले सकते ऑनलाइन जो भी आपको सिखाया जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि जो कि आपको अंतर देखने को मिलेगा शिक्षा के अकॉर्डिंग, कि जिनके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सब कुछ सुविधा है, वो तो क्लासेस ले रहे हैं, और जो बच्चे गरीब है वो नहीं आ रहे, तो जो शिक्षा में ये असमानताओं को बढ़ा देगा इसके द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा। और वहीं पर देखा जाए स्कूल में सभी गरीब अमीर के बच्चे एक साथ ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी अंतर नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है इसका तकनीकी कठिनाइयाँ, खराब इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइस की खराबी या तकनीकी ज्ञान की कमी जैसे तकनीकी कठिनाइयाँ सीखने की
प्रक्रिया में बाध्यता पैदा कर सकती है और शिक्षकों के लिए छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना मुश्किल बना सकती है। मतलब ये तकनीकी कठिनाई, मतलब जैसे इंटरनेट ख़राब हो गया, लाइट चली जाती है, कोई भी होती है प्रॉब्लम, वो सर्वे डाउन हो जाता है जिसके कारण आप नहीं देख पाएंगे। सारी कठिनाइयों के कारण आपकी जो शिक्षा में छात्रों और टीचर के बीच में जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाएगा और ये मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। 4 पॉइंट है इसका, गोपनीयता और सुरक्षा संबंधित चिंताएं। मतलब कि आपके जो भी आप गोपनीयता नहीं बना पाएंगे, प्राइवेट जो चीज़ें होती है वो आपको नहीं रह पाएगा। देखिए, छोटे बच्चों के साथ संवाद करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता है। व्हाट्सएप और जूम दोनों उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करते हैं और साइबर हमलों और हैकिंग के जोखिम होते हैं। मतलब कि देखो, जो व्हाट्सएप ऐप है प्लस जूम ऐप है, ये सारे आपके जितने भी आप एक्टिविटी करते हैं व्हाट्सएप पर, वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर वो चाहे तो आपको हैक कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप को हैक करके साइबर के द्वारा उसमें आपके लिए काफ़ी सारे जोखिम पैदा कर सकते हैं, खतरा कर सकते हैं। ठीक है, इसका 5 पॉइंट है, सामाजिकरण की कमी। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए अवसर की आवश्यकता होती है और ऑनलाइन शिक्षा समाजीकरण और साथियों के साथ सहयोग के अवसर को सीमित कर सकती है। मतलब जैसे कि आपको अपने स्कूल में जाएंगे तो आप अपने जैसे बच्चों से मिलते हैं, वहाँ से समाजीकरण करते हैं, वहाँ से फ्रेंड बनाते हैं, एक दूसरे की बातचीत करते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी से मिल सकते हैं, ना ही किसी से बात कर सकते हैं, ना ही अपने दोस्त बना सकते हैं। जो इसका 6 पॉइंट है, स्क्रीन टाइम। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल के बच्चों को स्क्रीन टाइम बढ़ सकता है जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, आपको पता है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या स्कूल में, तो आपको पता है कि यहाँ पर आज 1 बजे छुट्टी होगी तो होगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब क्लासेस चल रही है तो उसका टाइम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। वो चाहे तो 1 घंटे भी क्लासेस ले सकते हैं, 2 घंटे भी ले सकते हैं, 3 घंटे भी। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी वहाँ पर फिक्स नहीं रहता, जिसके कारण उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आप कह सकते हैं इसकी आलोचना के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया की भूमिका। अब एक शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या मीडिया की भूमिका हो सकती है, मीडिया का उपयोग कैसे कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाभ कमाने के लिए ही करेगा ना। तो यही है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है सूचित रहना। मीडिया समाचार, सूचना और वर्तमान घटनाओं का निरंतर प्रभाव प्रदान करता है जिससे शिक्षित व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सूचित रहने की अनुमति मिलती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर समर्थन, चर्चा और बहस में शामिल होना चाहते हैं। मतलब देखो, मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि मतलब कोई भी चीज़, आपके देश में कोई भी घटना हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके, आप उसके बारे में सूचित रह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी घटना घटित हुई है, इसके क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या। अगर आप जो लोग वहाँ पर चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ, उसके बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया दूँ कि अच्छा है कि बुरा है, उसके बहस को समर्थक करूँ, तो ये पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना। मतलब अपनी सोच को विकास करना, विकसित करना। ठीक है, मीडिया जटिल मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करके लोगों को महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। यह शिक्षित व्यक्तियों को जानकारी का अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण और मूल्यांकन करने और सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। मतलब कि जो मीडिया के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे होते हैं, जो भी दृष्टिकोण है, अपना महत्व रख सकते हैं, अपनी सोच को रख सकते हैं, वहाँ इसके द्वारा अपने कौशल का विकास भी कर सकते हैं। मीडिया के द्वारा आपको मदद मिलेगी। और जो शिक्षित व्यक्ति है वो सारी जानकारी को एक अच्छे से करके, उसके सूचित करके अपने अच्छे निर्णय अनुमति ले सकता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है थॉट, नए विचारों को उजागर करना। मतलब अपनी नई नई सोच को विकास करना, सामने लाना। तो देखिए, मीडिया शिक्षित व्यक्तियों को नए विचारों, दृष्टिकोण और संस्कृति के बारे में भी बता सकता है। तो इनके द्वारा इनके आपके विचार, आपके दृष्टिकोण, आपके संस्कृति के बारे में पता चल सकता है मीडिया के द्वारा, जिनका उन्हें अन्यथा सामना नहीं करना पड़ सकता है। यह उनके क्षेत्र और व्यापक कर सकता है और उन्हें अधिक खुले विचार वालों को स्वीकार करने में मदद कर सकते हैं। मतलब अधिक खुले विचारों वालों से आप मिल सकते हैं, उनको स्वीकार कर सकते हैं इनके द्वारा। मनोरंजन प्रदान करना। मीडिया भी कई शिक्षित व्यक्तियों को मनोरंजन का एक स्रोत है, चाहे वह फिल्म, टीवी शो, संगीत या मीडिया के अन्य रूपों के माध्यम से हो। यह उन्हें
काम या अध्ययन के लंबे दिन के बाद आराम करने और आराम करने में मदद कर सकता है। मतलब कि देखो, मीडिया के द्वारा ये भी कह सकते हैं, आप कोई भी चीज़ को देख सकते हो, फिल्म देख सकते हैं, टीवी शो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, नाच गाने जो भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, खेल कूद गेम, ये सारे मीडिया के द्वारा आप देख सकते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा थक चुके, लंबे समय से काम करके आपको आराम दिया जाएगा, इसमें आपको मदद की जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 5, दूसरों के साथ जुड़ना। मतलब कि मीडिया के द्वारा आप अपने फ्रेंड भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इसके द्वारा आप नए नए फ्रेंडों से जुड़ सकते हैं। मीडिया शिक्षित व्यक्तियों को सम्मान, हितों और मूल्यों को साझा करने वाले अन्य लोगों से जुड़ने में भी मदद कर सकता है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जिन्हें पास स्थानीय समुदाय या उनके हितों को साझा करने वाले समूह तक पहुँच नहीं हो सकती। मतलब कि मीडिया के द्वारा, आप सोशल मीडिया के द्वारा आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होकर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और लोगों के उसके अकॉर्डिंग जिसकी राय सेम होती है, आप एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल के फायदे और नुकसान दोनों है, जबकि एक प्लेटफॉर्म पहुंच और सुविधा प्रदान करता है। ये व्यक्तिगत विचारों को कम कर सकते हैं और स्क्रीन समय बढ़ा सकते हैं। शिक्षकों को माता पिता ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने के बीच संतुलन बनाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को एक अच्छी शिक्षा मिले। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आप कह सकते हैं व्हाट्सएप और जूम ऐप के जो इस्तेमाल के ना फ़ायदे नुकसान दोनों ही है, आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। प्लस ये कहा जा सकता है कि इसके द्वारा आपके माता पिता को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रहना चाहिए और छात्र को देखना चाहिए किसमें किसकी ज़्यादा रुचि है, उसको अकॉर्डिंग उनको शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यही लिखना है, इसके बारे में परिचय लिखना है, फिर आपको इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है, इनके द्वारा क्या होते हैं ये, जैसे कि हमने इसकी आलोचना के पॉइंट बताए। अब इसी टाइप से आप इसके लाभ के पॉइंट में भी ये लिख सकते हैं। आप इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखो, कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसी को उल्टा करके आप बुरा भी सोच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको एक भी पॉइंट आता है तो दूसरा आप खुद से ही बना लेंगे। अच्छी बातें लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग आप बुरी बातें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, सारे पॉइंट को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से आप समझेंगे। जितना अच्छा उतने अच्छे आप पेपर में लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए, एक टेलीविज़न धारावाहिक का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्व को चित्रण में प्रामाणिकता बनाए रखना कितना मुश्किल है। मतलब आपको यहाँ पर एक कोई भी सीरियल कह सकते हैं या कोई भी टीवी शो के बारे में आप कह सकते हैं, उनके बारे में आपको लेना है, एक्सप्लेन करना है कि उसमें आपको जो वहाँ के रोल होते हैं ना लोगों के, वो एकदम सच्चाई मतलब एकदम रियल में दिखाना कितनी मुश्किल हो सकती है, तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको महाभारत के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप महाभारत के अकॉर्डिंग लिखें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि रामायण के बारे में भी लिख सकते हैं या कोई अपने मनपसंद सीरियल के बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक पर लिखिएगा कि जैसे कि आप लोगों को भी समझ में आ सके, टीचर को, कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि महाभारत का इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, इसके 4 पॉइंट है। इसके बाद और इसके बाद जो हमारी क्लासेस 8 आएगी, जिसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्वेश्चन बताएंगे। वो 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप समझ जाइएगा। तो ये देख सकते हैं फाइनली निष्कर्ष। और क्वेश्चन नंबर 12 का भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड करेंगे, जिसके कारण आपको टाइम लग सकता है। इसलिए आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं पहले, क्योंकि आप काफ़ी स्टूडेंट के पेपर कल ही है, इसलिए जो ड्यू के स्टूडेंट है रेगुलर कॉलेज के।
तो गाइस देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कीजिएगा, एंड किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसे आप अच्छे से अपने आप से पढ़ के एक बार वीडियो देख के एक बार पीडीएफ पढ़ के अच्छे से और समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।